फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डी कोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हाई कोर्ट आरओ एआरओ के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें से एआरओ का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर पेपर के एक्सप्लेनेशन, उनके आंसर्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हर एक प्रीवियस ईयर पेपर का जो एग्जाम आपका हुआ है उसके 50 क्वेश्चंस, जो आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस एक पार्ट में, 25 क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से प्रीवियस ईयर पेपर की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और आज बात मैं करूंगा आपके साथ कि हाई कोर्ट का जो एआरओ का एग्जाम हुआ था 2016 में, और इसकी जो डेट की मैं बात करूं तो ये एग्जाम आपका हुआ था 18 दिसंबर 2016 में। इस पेपर की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करने से एक लेवल पता चलेगा, टॉपिक्स पता चल जाएंगे, सेगमेंट्स पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से आरओ एआरओ के एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो अभी बात करने जा रहे हैं एआरओ के एग्जामिनेशन की। 2016 में जो हुआ था 18 दिसंबर को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। 25 क्वेश्चंस पहले पार्ट में डिस्कशन करने जा रहा हूं आपसे, साथ साथ में डिस्कशन कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आया था, क्या दिया गया था इसमें, इन दिस क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आरओ और एआरओ के एग्जाम्स में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए दोनों वर्ड्स दिए हुए हैं। इसका मतलब अगर डायरेक्ट में दे देंगे तो आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में दे देंगे तो डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू मीत। प्रिंसिपल ने मीत से कहा। अभी सेड टू क्लियरली बता रहा है कि बात पास्ट की करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी सैड को सैड तो रखते नहीं है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेटेड हो सकता है, कॉन्ग्रेचुलेटेड और विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस हो सकता है। तो द प्रिंसिपल सेड टू मीट, कॉन्ग्रेचुलेशन, विश यू सक्सेस इन लाइफ। अभी ये पास्ट है ना, तो ये वाला पार्ट भी आपको पास्ट में ले जाना पड़ेगा। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो प्रेजेंट रखते, पास्ट में ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए अब विश्ड और कॉन्ग्रेचुलेशंस एक साथ नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड मीत एंड सैड विश यू नहीं, विश को डायरेक्ट सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। विश की सेकंड फॉर्म विश्ड होती है, इसलिए ये जो सैड वाला ऑप्शन दिया है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सही ऑप्शन आ जाएगा ये, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड मीत एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों के क्वेश्चंस करते समय एक चीज का ध्यान खास तौर से रखिएगा, कभी भी ऐसा मत करना कि सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज करो फिर उसे ऑप्शन से टैली करिए। ऐसा करना अननेसेसरी टाइम को वेस्ट करेगा आपके। सबसे आसान तरीका क्या है, वन बाय वन ऑप्शंस को जस्टिफाई करिए कि कौन कौन से ऑप्शंस में कहां कहां पे गड़बड़ है, उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करते चले जाइए। फाइनली आप अपने आप पहुंच जाएंगे सही ऑप्शन तक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे बेस्ड आया था सेकंड क्वेश्चन भी। यू कांट बेद इन द सी, नहाने के लिए वो यूज कर रहे हैं। शी सेड टू मी। अगेन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो हमें यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। सेड टू यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी ये कैन नॉट जो चेंज होगा ना, ये कुड नॉट में बदलेगा। और इट्स का मतलब हुआ इट इज, ये वाला इज वॉज में चेंज हो जाएगा। तो देखिए कहां कहां पे, यहां कुड नॉट दिया हुआ है, यहां देखिए कांट दिया है, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, खत्म हो गया। शी टोल्ड मी दैट यू कांट, कांट हो नहीं सकता यहां पे, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड। शी सेड दैट आई कुड नॉट, देखिए आई यहां पर आया कुड नॉट के साथ, एंड इट वॉज, यहां पे वॉज सही हो सकता है। शी सेड दैट आई कुड नॉट बेथ इन दैट सी इफ, यहां पर देखिए इफ दिया हुआ है। अभी यहां पर इफ लगता है तब जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। याद है ना, इफ और वेदर का केस जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तब आता है। तो ये इफ की वजह से ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। सही ऑप्शन जो बचा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ से चलिएगा कैसे एलिमिनेट किया जा रहा है।
जो जो चीजें जहां जहां पर गलत दे दी जाए उनको एलिमिनेट करिए, ठीक है ना। अब देखिए दिस को चेंज दैट में करते हैं, यहाँ दोनों जगह दैट दिया हुआ था, हो सकता है किसी एक ऑप्शन में दैट को दैट ना करें, दिस रहने दें, तो उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना, और टाइम भी आपका बचेगा, अननेसेसरी आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पूछा गया था इन दिस क्वेश्चन द पैसेज कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस। यहां पर 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। अभी कैसे 6 पार्ट्स गिनिएगा, S1 S2 दो ये सेंटेंसेस, फिर 1 2 3 और 4। अभी करना क्या होगा इसमें, S1 और S6 ये सेंटेंसेस बिल्कुल अपने सही पोजीशन पर रखे गए। मतलब ये एक पैराग्राफ था जिसमें S1 पहला सेंटेंस था, ये फर्स्ट सेंटेंस, और S2 ये आता है एक्चुअली लास्ट वाला, द मिडिल 4 सेंटेंसेस, मतलब फर्स्ट एंड सिक्स्थ। तो ये जो S2 दिया हुआ है ना, ये सिक्स्थ सेंटेंस था, ठीक। बाकी जो बीच के 4 सेंटेंसेस थे वो 1 2 3 4 करके दिए हैं, और ये जंबल फॉर्म में दे दिए, मतलब ये सही ऑर्डर में नहीं है, इन्हें सही क्रम से आपको लगाना पड़ता है। अब ये 1 और ये 6 ये दिए गए हैं हमारी हेल्प के लिए। अगर आप पहले से रिलेट कर पा रहे हैं किसी सेंटेंस को तो आप आसानी से रिलेट कर पाओगे, रीअरेंज कर पाओगे। पहले से नहीं हेल्प मिल रही है तो लास्ट से, और अगर कुछ हेल्प ना मिले ना तो इनको आपस में एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए। अगर आपने एक या 2 पेयर भी अच्छे से बना लिए ना तो ऑप्शंस तुरंत एलिमिनेशन में आपकी हेल्प कर देंगे। कैसे, गौरी said on the phone that she would report for duty next day। गौरी फोन पे उसने बताया कि वो अगले दिन ड्यूटी पे आएगी, मतलब उस दिन नहीं आएगी। लास्ट में क्या दिया हुआ, इवेंचुअली वी रिपोर्टेड टू द पुलिस, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब क्या हुआ होगा जो पुलिस को इन्फॉर्म किया वो यहां से देखते हैं। वी वेटेड फॉर अ फ्यू डेज, हमने कुछ दिन इंतजार किया, एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू हर प्लेस, फिर हमने डिसाइड किया उसके घर जाएंगे। बट शी डिड नॉट, लेकिन वो नहीं उसने किया। वी फाउंड इट लॉक्ड। अब बताइए लॉक्ड किसको लॉक करने की बात कर रहे हैं, उसका घर लॉक्ड था ना, यानी 1 के बाद 3 आना चाहिए। अब 1 के बाद 3 किस में दिया हुआ है, देखो आप 1 के बाद 3 एक यहां मिल रहा है और ऑफ कोर्स कहीं और दिया ही नहीं है, तो 1 और 3। अब देखिए बाकी आंसर ये सही हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बाकी चीज एक बार टैली कर लीजिए। गौरी ने फोन पे बोला कि वो अगले दिन ड्यूटी पे आएगी, 2 पहले दिया है, बट शी डिड नॉट, लेकिन वो नहीं आई। फिर क्या हुआ, 4th, इवन आफ्टर दैट वी वेटेड फॉर हर फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, कुछ दिन हमने इंतजार भी किया। मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं, यहां से हेल्प मिले, यहां से हेल्प मिल जाए, या आपस में रिलेट करके कोई भी हेल्प अगर मिलती है, आपका टाइम भी बचेगा और सही कॉन्फिडेंटली आप आंसर भी टिक कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन 6 सेम, S1 S6 पहला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है। देखते हैं, अ नॉइज स्टार्टेड अबव देयर हेड्स। पहले में ही बोल रहे हैं देयर मतलब कौन है, बताया नहीं क्या है। एक शोर उनके सर के ऊपर शुरू हुआ। नियरली 100 लाइव्स वर लॉस्ट ऑन द फेटफुल डे। सैकड़ों जिंदगियां उस दिन खत्म हो गई, उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। अब कुछ हुआ होगा, देखो, बट पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली, लेकिन लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। दैट वॉज टू शो एवरीवन दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। कुछ लगा होगा लोगों को देख के कुछ तो गड़बड़ है। इट वॉज अ डेंजरस थिंग टू डू, बहुत डेंजरस थिंग थी वो करने के लिए। फॉर विद इन अ मिनट्स द शिप बिगैन टू सिंक, मतलब कुछ ही मिनटों में जहाज डूबने लगा, डूबना शुरू हो गया। अब बताइए जरा, अ नॉइस स्टार्टेड अबव देयर हेड्स, शोर उनके ऊपर, सर के ऊपर उनको सुनाई पड़ा। अब अगर आप इससे रिलेट करो, बट पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली, लेकिन लोगों ने उसको सीरियसली नहीं दिया, ठीक है ना। अभी यहां पर आप रख सकते हो कि हो सकता है 1 पहला हो, लेकिन यहां पे देखो, दैट वॉज टू शो एवरीवन दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना। ये समझ में आया, लोगों को दिखना शुरू हुआ कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर सीरियसली नहीं लिया उसके बाद हम बोले कि लोगों को लगा कुछ गड़बड़ है,
तो सेंस नहीं बनता। सेंस क्या बनता है? दैट वॉज टू शो एवरीवन। शोर शुरू हुआ, उससे लोगों को ये पता चलना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, बट पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली। लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। यानी सेकंड के बाद अच्छा रहेगा कि हम फर्स्ट को रखें, और सेकंड के बाद फर्स्ट अगर आप देखो किस में आया है तो 2 जगह आपको दिख रहा है। मतलब अभी ये 2 ऑप्शंस तो खत्म, ठीक है ना। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन सही हो सकता है। नाउ थर्ड वाला देखिए, इट वॉज अ डेंजरस थिंग टू डू। अगर हम ये वाला मान लें कि बहुत खतरनाक चीज थी करने के लिए, तो ये शुरुआत में तो आ नहीं सकता, S1 से तो रिलेट होगा नहीं ये वाला। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ये एलिमिनेटेड। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन डी, यानी पहले सेकंड आएगा। कौन सा? अ नॉइज स्टार्टेड अबव देयर हेड्स दैट वाज टू शो। लोगों को पता लगना चाहिए, उससे पता लग जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, बट पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली। फिर आया थर्ड वाला, इट वॉज अ डेंजरस थिंग टू डू। ये जो उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, ये बहुत खतरनाक हो गया। इट वॉज अ डेंजरस थिंग टू डू मतलब ध्यान ना देना, ये बहुत खतरनाक पड़ा। एंड फॉर विद इन अ मिनट्स द शिप बिगैन टू सिंक। थोड़ी देर में ही, कुछ ही मिनटों में जहाज डूबने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां भी सेम 6 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, S1 दिया हुआ है, S6 दिया हुआ है। इनकी बात कर लेते हैं फिर से। द भगवद गीता रिकॉग्नाइजेस द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड ऑफ मैन। भगवद गीता रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, बताती है, डिफाइन करती है द नेचर ऑफ मैन, प्रकृति को, एंड उसकी जरूरतों को, मैन की जरूरतों को। लास्ट में क्या बोला गया? अ मैन हु डज नॉट हार्मोनाइज देम इज नॉट ट्रूली ह्यूमन। एक आदमी जो इन चीजों को हार्मोनाइज नहीं करता, मतलब सामंजस्य नहीं बिठाता, एडजस्ट नहीं करता, इन तीनों को व्यवस्थित नहीं करता, इज नॉट ट्रूली ह्यूमन। अब पहले में बोला गया ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द नेचर ऑफ मैन। ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं नेचर ऑफ मैन को। इट शोज हाउ द ह्यूमन बीइंग इज अ रेशनल वन, एन एथिकल वन एंड अ स्पिरिचुअल वन। ये दिखाता है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, रेशनल वन होता है, एथिकल वन होता है और स्पिरिचुअल वन। 3 चीजों की बात यहां पर कर रहे हैं। मोर देन ऑल इट मस्ट बी अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इन सब से बढ़कर ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नथिंग कैन गिव हिम फुलफिलमेंट। कोई भी चीज उसको फुलफिलमेंट मतलब पूरा नहीं कर सकती, पूर्णता की तरफ नहीं ले जा सकती, अनलेस इट सेटिस्फाइज हिज रीजन। जब तक वो चीज को, रीजन को सेटिस्फाई नहीं करती, उसके एथिकल कंसाइंस को सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये कुछ प्रॉपर सीक्वेंस हमें दिए हुए हैं। अभी ऑप्शंस पे अगर चलें तो देखिए 3 से शुरू हो सकता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, 1 से शुरू हो सकता है या 4 से शुरू हो सकता है। पहला सेंटेंस अगर आप पढ़ के देखो, भगवद गीता रिकॉग्नाइजेस द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन, उसकी जरूरतों को। और यहां पहले में क्या बोल रहे हैं? ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स। अभी 3 एस्पेक्ट्स तो यहां बताए नहीं गए हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। क्लियर? या तो 4 से शुरू होगा या 3 से। अभी 3 की बात करें, देखो 3 से 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। मोर देन ऑल इट मस्ट बी अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इन सबसे बढ़कर, यहां कुछ ऐसा दिया नहीं गया कि इन सबसे बढ़कर की बात करें। सो नथिंग कैन गिव हिम फुलफिलमेंट। कुछ भी उसको फुलफिलमेंट, पूर्णता नहीं दे सकता। किसे नहीं दे सकता? यहां बात की गई थी नेचर ऑफ मैन की। सो शुरू ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 से, और एक ही ऑप्शन है जो 4 से शुरू हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर जो सही आंसर हमारा होगा 5th क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दिस क्वेश्चन अ पैसेज कंसिस्ट 6 फ्रेजेस, वही 6 S1 S2 फर्स्ट और लास्ट दिए हुए हैं। लास्ट के 4 आपको रीअरेंज करने हैं। देखिए क्या बोला गया, अ सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, ये S1 है। S2 में दिया है सिंस देयर वैल्यू वुड एक्सीड द सीलिंग फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी नो मिल ओनर कुड ओन फैक्ट्रीज और मिल्स और प्लांट्स, ये पहले में दे, एंड मैस सर्कुलेशन पेपर्स
वुड मीन दैट, देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब आई, यहां हमें सब्जेक्ट तो मिला था अ सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, पढ़ के अगर आप देख लो ना थर्ड से शुरुआत हो सकती है इसकी, ठीक है ना। तो वुड मीन दैट, इसका मतलब क्या होता है, नो प्रेस मैग्नेट कुड ओन प्रिंटिंग प्रेसेस। तो यहां पर थर्ड वाला एंड मैथ सर्कुलेशन पेपर्स नहीं, पहले में आपको सब्जेक्ट मिला, उसके बाद अब आपको जरूरत पड़ेगी वर्ब की, और वर्ब वाला पोर्शन आपको दिया है 3 में, शुरुआत इसकी 3 से हो सकती है, और अगर आप ऑप्शंस को टैली करेंगे ना तो केवल एक ऑप्शन है जो 3 से शुरू हो रहा है, बाकी ऑप्शंस ऑफ कोर्स यहां इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे क्या दिया गया है, जंबल अप पार्ट, फिर से देखिए, अब यहां पहला पार्ट आपको S1 S6 करके नहीं दिया है यहां पर पहला पार्ट केवल आपको ये देन करके दे दिया गया है, यहां से शुरू होगा। देन इट स्ट्रक मी, ऑफ कोर्स, सुटेबल इट वाज, हाउ एमिनेंटली, अभी देखिए इमिनेंटली में ly लगा है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना। अब इसको अगर आप एडजस्ट करके देख लो ना, हाउ एमिनेंटली, ऑफ कोर्स, हाउ एमिनेंटली इट स्ट्रक मी, यहां पर सबसे सूटेबल जो पेयर रखता है वो है ये, हाउ एमिनेंटली सूटेबल इट वाज, हाउ एमिनेंटली सूटेबल इट वाज, फोर्थ के साथ 3 का पेयर सबसे ज्यादा सूटेबल है, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस या सेंस बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम फोर्थ के बाद 3 को रखें तो 4 के बाद 3 सबसे ज्यादा सूटेबल देखिए इसमें है, ठीक। अब इसके हिसाब से जरा पढ़ के एक बार देख लीजिए। देन पहला दिया हुआ है इट स्ट्रक मी, हाउ एमिनेंटली सूटेबल इट वाज, ऑफ कोर्स द फर्स्ट एंड फाइनल, ये जो आंसर होगा हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। 4 पहला हो नहीं सकता क्योंकि हाउ, देन हाउ एमिनेंटली यहां से शुरू नहीं करेंगे। 1 वाला पहला हो सकता था लेकिन 1 के बाद 3 नहीं। स्ट्रक मी सूटेबल, ये वाला ऑप्शन गलत है, 4 से होना नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रिलेट करना, ठीक है ना। अभी देखिए यहां भी पहला जंबल फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इनकी, तब आपको आसानी से समझ में आएंगी कि कैसे इसको एक्चुअल में रीअरेंज करना चाहिए। एलिमिनेशन के थ्रू करिए, पेयरिंग के थ्रू करना शुरू करिए। द ग्रॉसर, अब देखिए ग्रॉसर की बात कर रहे हैं, डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ द कस्टमर, हो सकता था पहला से शुरू हो सकता है, देखिए यहां से, लेकिन द ग्रॉसर हु, यहां पे जो हु और हुम आया ना रिलेटिव वर्ड, यही वर्ड आपके रीअरेंजमेंट को आसान करते हैं। Who was in the habit of weighing less, weighing मतलब होता है वजन करना, किसी भी चीज का जो वजन तौलता था वो कम तौलता था, तो कौन तौलता था, ग्रॉसर। तो द ग्रॉसर हु वॉज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस, सेकेंड से भी शुरू हो सकता है, यानी या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये whom he had cheated। अभी देखो जिसको चीट किया गया, चीट किसको किया गया, कस्टमर को, और कस्टमर के साथ ही आना चाहिए था ये वर्ड whom, यानी 3 के बाद 1 और 2 से शुरुआत, 3 के बाद 1, अच्छा विद केट और एसिटी, ये भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम सेकेंड वाला पहले रख लें, ये वाला वर्ड, तो द ग्रॉसर हु वाज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस, फिर डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, फिर आएगा हुम, देखिए कस्टमर्स के बाद हुम, यानी 1 के बाद 3 ये आना चाहिए और सेकेंड से शुरुआत होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फिर से ये जो देखिए, द इम्पैक्ट इज टू बी सीन इन द डाइवर्स चेंजेस इन कंज्यूमर हैबिट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन सिटीज, टाउन एंड इवन इन विलेज कॉन्ग्लोमेरेट्स। यहां पर आपको देखिए ध्यान रखना है, द इम्पैक्ट इज टू बी सीन हो सकता है पहले से शुरू हो जाए, इन द डाइवर्स चेंजेस इन हो सकता है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इम्पैक्ट को ही देखा जाता है, लेकिन इम्पैक्ट कौन सा,
ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो अगर 3 से स्टार्ट करने वाला ऑप्शन देखें तो सही ऑप्शन हमारा होना चाहिए ये। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज टू बी सीन, फिर आएगा सेकंड, इन द डाइवर्स चेंजेस इन कंज्यूमर हैबिट इन सिटीज, टाउन एंड इवन इन विलेज। तो करेक्ट ऑप्शन यहां होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहला एग्जांपल फिर से, आई वॉज एंड स्टे व्हेन माय फादर टोल्ड मी, वेरी एक्साइटेड। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, एक ही पेयर यहां पर शुरुआत हो सकती है इसकी, तो वॉज वेरी एक्साइटेड। शुरुआत अगर हम थर्ड से करें तो एक ही ऑप्शन है जो थर्ड से शुरू हो रहा है। देखिए बहुत आसान हो जाएगा, पढ़ के देख लीजिए, जरूर एक बार रीअरेंज करने तो उसको पढ़ के जरूर देखें। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, फिर सेकेंड वाला, when my father told me that I could go with him and stay for a few days in Delhi. Correct option here is option D. अभी यहां पर देखिए क्या पूछा गया था, एक कॉम्प्रहेंशन का पार्ट, एक पैसेज आपसे पूछा गया था जिसपे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। फटाफट एक बार पैसेज देख लेते हैं। If I had been asked in my early youth whether I prefer to have dealing only with men or only with books, my answer would certainly have been in favor of books. देखिए क्या किया मैंने, जब सेंटेंस शुरू किया तो मैं रुका तब जब मुझे फुल स्टॉप मिला। ठीक है ना, तो अगर मुझसे पूछा जाता मेरे अर्ली यूथ के टाइम पे, मतलब जब मैं यूथ था, छोटा था, कि क्या प्रिफर करूंगा मैं, लोगों के साथ मिलना जुलना या बुक्स के साथ, तो मेरा आंसर यही होता कि प्रिफर मैं बुक्स को करूंगा। ठीक है ना, इन लेटर ईयर्स दिस हैज बिकम लेस एंड लेस, धीरे धीरे आदत कम होती गई, मतलब बुक्स की तरफ कम, लोगों की तरफ ज्यादा। नॉट दैट आई हैव हैड सो मच बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन विद बुक्स, ऑन द कॉन्ट्ररी डिलाइटफुल बुक्स इवन नाउ कम ऑन माई वे मोर ऑफन देन प्योरली डिलाइटफुल मैन। ऐसा नहीं है कि बुक्स में इंटरेस्ट कम होता गया या बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते गए मुझे लोगों के साथ, बल्कि बोला गया है इसके ऑपोजिट हुआ क्या, और अच्छी अच्छी किताबें सामने आने लगी, ज्यादातर डिलाइटफुल मैन से ज्यादा अच्छी किताबें सामने आई। बट द मैनी हैड एक्सपीरियंसेस विद मैन हैव नरिश्ड द मीडोज, देखिए चारागाह को ऐसे बोलते हैं, ऑफ माई लाइफ एज द नोबलेस्ट बुक कुड नॉट डू। मतलब जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ मुझे ना, वो मैनी एक्सपीरियंसेस जो अजब तरह के हुए, उन्होंने मुझे ज्यादा डेवलप किया नोबलेस्ट बुक्स की बजाय। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल सेंस था जो छोटा सा शॉर्ट में मैंने आपको पैसेज का दिया। पैसेज समझ में आ जाएगा तो आंसर्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। पैसेज के मेन आर्गुमेंट को रिफ्लेक्ट क्या करता है, बुक्स और मैन में कंपेयर किया जा रहा है, दोनों के साथ राइटर का एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि बुक्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा अर्ली डेज में, लोगों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा बाद के दिनों में। ठीक है ना, देयर आर मोर प्योरली डिलाइटफुल मैन देन प्योरली डिलाइटफुल बुक्स। प्योर मतलब ज्यादा डिलाइटफुल मैन ज्यादा है डिलाइटफुल बुक्स से, ऐसा नहीं है। इट इज the experience with other human beings that nourishes one's life and not necessarily books. नरिश करने की, जैसे मेडो को नरिश करने की बात कर रहे थे ना, वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि बुक्स भी नरिश करती हैं लेकिन श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है लोगों के साथ वो ज्यादा नरिश करता है। ये ऑप्शन हो सकता है। नाइदर men nor books give any worthwhile experience, गलत है। बुक्स आर ऑलवेज बेटर देन men, ऑलवेज गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा गया है, इन हिज अर्ली यूथ, अर्ली यूथ में क्या हुआ था, प्रेफर टू हैव डीलिंग ओनली विद बुक्स, ओनली नहीं, प्रेफर किया था लोगों की बजाय बुक्स के पास जाना। लाइक टू हैव मोर डीलिंग विद मैन देन विद बुक्स, नहीं, लाइक टू हैव मोर डीलिंग विद मैन देन विद, like to have more dealing with books than with men, like to have, देखिए अर्ली यूथ में क्या हुआ, men के साथ नहीं बल्कि बुक्स के साथ जाना ज्यादा प्रेफर किया था उसने।
लाइक टू हैव मोर डीलिंग विद मेन, मेन के साथ डीलिंग नहीं, ये दोनों हटा देते हैं ऑप्शन। ओनली बुक होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए लाइक टू हैव मोर डीलिंग विद बुक्स देन विद मेन। मेन की बजाय बुक्स के साथ डीलिंग उसको ज्यादा पसंद थी अर्ली यूथ की जब बात की गई थी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन व्हिच हैज एन एरर। देखिए स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है। कंबाइनिंग द ऑनगोइंग क्राइसिस इन यूरोप, द डेटा डू मेक अ केस फॉर अ पॉज इन द रेट हाइक। अब पहले में क्या दिया है, क्राइसिस इन यूरोप। अगर आपको लगता है इतने पार्ट में कोई गलती है ग्रामर के हिसाब से तो आपका आंसर ए होगा। द डेटा डू मेक अ केस, द डेटा से लेकर केस तक, यहां तक अगर कोई गलती मिलती है तो आप ये वाला आंसर टिक करेंगे। फॉर अ पॉज इन द रेट हाइक, इसमें कोई गलती है तो आप ये वाला आंसर टिक करोगे। एंड कंबाइनिंग द ऑनगोइंग, यहां पर अगर कोई गलती है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी याद रखिएगा कंबाइनिंग द ऑनगोइंग नहीं होता, कंबाइनिंग नहीं, एक्चुअल फ्रेज जो यहां पर यूज होता है ना वो होता है ये कंबाइंड विद द ऑनगोइंग, जिसका मतलब होता है साथ साथ, जिस चीज के साथ कोई और साथ में कोई काम होता है उसके लिए फ्रेज आता है कंबाइंड विद। ठीक है ना, तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन जो यहां पर होना चाहिए कंबाइनिंग की जगह कंबाइंड विद होना चाहिए। सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कंबाइनिंग द ऑनगोइंग पार्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से स्पॉटिंग एरर का ही है। व्हेन शी अराइव्ड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हर फ्रेंड, जब वो अपने फ्रेंड की वेडिंग पहुंची अटेंड करने के लिए, शी हैड बीन ड्रेस्ड। देखिए हैड बीन ड्रेस्ड ये पैसिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जबकि यहां पैसिव की कोई बात ही नहीं हो रही। जब वो पहुंची उस समय उसने ड्रेस जो पहनी हुई थी वो डार्क कलर की थी, उस समय जो पहनी हुई थी, यानी एक्शन वॉज इन कॉन्टिन्यूटी। शी हैज बीन ड्रेस्ड नहीं होगा, शी वॉज, हाँ या तो वॉज ड्रेस्ड कर दीजिए, हैड बीन ऑफ कोर्स, ये भी वॉज ड्रेस्ड भी पैसिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन याद रखिए या तो शी वॉज वेयरिंग होता या शी वॉज ड्रेस्ड होगा। हैड बीन की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक्शन एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, यानी अगर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ठीक है ना, अब ड्रेस्ड को यहां एडजेक्टिव की तरह लिया जा रहा है, याद रखना पैसिव स्ट्रक्चर जरूर दिख रहा है। शी वॉज ड्रेस्ड, आई एम ड्रेस्ड अप, याद रखना वो पैसिव का स्ट्रक्चर लगता है लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है पार्टिसिपल का केस। तो इस पार्ट में एरर है, शी हैज बीन ड्रेस्ड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से देखिए एरर का है। बानी हु स्टडीज मेडिसिन एट प्रेजेंट, यहां पे बड़ी सिंपल सी एरर है। एट प्रेजेंट मतलब अभी इस समय, और जब प्रेजेंट टाइम की बात होती है ना तो फिर से याद रखना टेंस कॉन्टिन्यूस आता है। होप्स टू गो अब्रॉड आफ्टर ग्रेजुएशन, जो अभी इस समय मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है ना कि पढ़ती हैं। अगर यहां कुछ रिपीटिशन वाला वर्ड होता ना एवरी डे डेली तो स्टडीज सही होता। यहां सही आंसर होगा इज स्टडिंग। उम्मीद है उसको कि आगे जाएगी ग्रेजुएशन के बाद वो अब्रॉड। अच्छा, इज स्टडिंग यानी करेक्ट ऑप्शन होगा हु स्टडीज की जगह स्टडिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी। याद रखना यहां पर एरर आपको करेक्शन करना है। टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन था ये। एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन इज एनफ फेटल। अभी देखिए ध्यान से, ओवरडोज घातक है, इसके साथ ये जो घातक वर्ड आया है यहां फेटल, वो एक्चुअल में एक एडजेक्टिव। फेटल ओवरडोज, आर्टिकल लगा है तो देखिए ये नाउन, नाउन के लिए जो वर्ड यूज हो वो एडजेक्टिव। अब जब एडजेक्टिव के लिए एनफ आता है ना तो वो एडवर्ब। अभी एनफ का केस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जब एडवर्ब डिस्कशन किया है आपसे तो इस केस को अलग से डिस्कस किया था, ध्यान से रिलेट कर लेना उसको। वीडियोस नहीं देखे तो एक बार वॉच जरूर करिएगा उनको, ठीक है ना। क्या था एनफ का केस? एनफ एक एडजेक्टिव भी है और एनफ एक एडवर्ब भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब एनफ एडजेक्टिव का काम करता है
अगर ये एनफ एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये नाउन के पहले आना चाहिए, और जब ये एडजेक्टिव के साथ बताता है ना, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, तो उसके पहले नहीं आता, एडजेक्टिव के ये बाद में इस्तेमाल होता है। ही इज एनफ काइंड नहीं बोलते, ही इज काइंड एनफ बोलते हैं। ऐसे ही एनफ फेटल नहीं होगा, फेटल यहां पर आ जाएगा, एनफ यहां पर आ जाएगा। तो एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन इज फेटल एनफ। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एनफ फेटल। इन दोनों वर्ड्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड की फॉर्म आपको लेनी है। फिल इन द ब्लैंक, फिलर के क्वेश्चंस। अब देखिए एक ब्लैंक यहाँ, एक ब्लैंक यहाँ, दो फिलर हैं यानी डबल फिलर, दो दो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सिंपली ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, ये डबल फिलर को जब करें ना तो जरूरी नहीं है कि आप पहला वर्ड ही पहले में जरूर फिल कर दो। अगर पहले से हेल्प मिल रही है तो वहां से लीजिए, नहीं मिल रही है तो पहले सेकेंड वाला वर्ड फिल करिए। ये भी ध्यान रखना, पहले ये फिल कर लो फिर ये वाला फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। करते हैं, देखिए द ब्लैंक दिया है, पाउलो कोएलो वर्क्स। अब यहां पर आप वर्ड रख के देखो, पॉपुलैरिटी हो सकता है, वैरायटी हो सकता है, इंटीग्रिटी हो सकता है, कंट्रोल भी हो सकता है। कंट्रोल तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेंस नहीं सही साउंड कर रहा है तो ये हटा सकते हैं। इंटीग्रिटी, विच हैव सोल्ड मैनी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज इज रिफ्लेक्टेड इन हिज रीडरशिप। देखिए उनकी रीडरशिप में ये चीज दिखाई देती है, ठीक है ना। तो किस चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वैरायटी। देखिए नैरो रीडरशिप नहीं, अगर वैरायटी होगी, बहुत ज्यादा चीजें होंगी तो वो कम लोगों में फेमस नहीं होगा, बहुत ज्यादा लोगों में फेमस होगा। और स्कैटर मतलब होता है बिखरा हुआ। इंटीग्रिटी ऑफ कोर्स यहाँ सही साउंड नहीं कर रहा है, पॉपुलैरिटी रख के देखिए, द पॉपुलैरिटी ऑफ पाउलोज वर्क। जितनी भी रचनाएं हैं, वर्क्स का मतलब यहाँ रचनाएं हैं, याद रखना ये। तो जो भी पॉपुलैरिटी, उन्होंने जो कुछ भी रचनाएं हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो दिखाती है, हजारों कॉपियां बिकी हैं। तो देखिए नैरो तो वैसे भी नहीं हो सकता था, ठीक है ना, दिखाता है वाइड रेंज है उनके रीडर्स की। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंप्लीट करना फिर से, दो ब्लैंक दिए, नहीं एक ब्लैंक दिया हुआ है। आर्किटेक्ट्स क्या होता है, आर्किटेक्ट्स देखिए, डिफाइन अ फिजिकल स्ट्रक्चर। ये कैसा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एज अ सेट ऑफ मटेरियल्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दीज मटेरियल कैन, ब्लैंक दिया हुआ है, डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी। मतलब आर्किटेक्ट्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कुछ मटेरियल को इस तरह से अरेंज करके बनाया जाता है कि वो ग्रेविटी जो नीचे की तरफ खींचती है ना, उसको उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो उसके अगेंस्ट की बात करें तो मिमिक का मतलब तो कार्टून बनाना होता है, एम्पलीफाई, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर, डिसलॉज भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए रेसिस्ट। नीचे की तरफ खींचता है और आर्किटेक्ट्स ऊपर उसको, उसके अपोजिट कुछ ऐसे मटेरियल को अरेंज करके बनाया जाता है जो ग्रेविटी को थोड़ा सा अपोज करते हुए लगते हैं। याद रखना रेसिस्ट होना चाहिए यहाँ सही आंसर। नेक्स्ट, ऑल्दो प्राइसेस, ब्लैंक दिया है, ड्यूरिंग द फ्यूल शॉर्टेज। अब आप सोचो फ्यूल की शॉर्टेज होती है तो महंगाई बढ़ती है या घटती है। फ्यूल की शॉर्टेज है, महंगा होता है पेट्रोल, तो ऑफकोर्स महंगाई बढ़ती है, तो डिक्रीजेस वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ऑल्दो प्राइसेस, हाँ, सप्लायर्स एक्चुअली सॉ इन प्रॉफिट। सप्लायर्स को क्या होता है, फ्यूल की शॉर्टेज है तो प्रॉफिट भी ऑफकोर्स क्या होगा, लेस ही होगा ना। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑल्दो प्राइसेस इंक्रीज्ड, प्राइसेस बढ़ते हैं लेकिन सप्लायर्स को जो होते हैं, सप्लायर, सप्लाई करने वाले लोग, फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से उनका लॉस हो जाता है, ठीक है ना, प्रॉफिट्स उनको नहीं होता ज्यादा। तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन यहां होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, डिस्पाइट हिज एज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो पूछा गया था आपसे। डिस्पाइट हिज एज मतलब उसकी उम्र हो गई है, काफी बड़ी उम्र का पर्सन है। ही हैज अ सिली, लेकिन फिर भी उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो सिली है, बच्चों वाला है, बचकाना है। तो एज उसकी ज्यादा हो गई है लेकिन सिली
बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना उसका बच्चों वाला है। अब आप बच्चों वाला देख लो, इसमें से कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ होना चाहिए यूथफुल, ठीक है ना, यूथफुल इज द राइट आंसर। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटा मोटा, बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, इतनी छोटी मोटी चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, महत्वहीन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैच्योर नहीं हो सकता क्योंकि मैच्योर तो वो पर्सन है ही ऑलरेडी। ये देखिए पूछा क्या गया था आपसे यहाँ पर, चूज द वन विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर मीनिंग पूछा गया है, मतलब सिनोनिम पूछा गया है आपसे। अब प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है लीडर, जो सामने से फ्रंट से लीड करता है हमेशा। करेक्ट सिनोनिम इसका होना चाहिए लीडिंग कैरेक्टर। किसी भी नाटक वगैरह में देखा होगा ना आपने, मुख्य किरदार जिसको बोलते हैं, तो जो मुख्य किरदार होता है वो होता है प्रोटैगनिस्ट, लीडिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। मुख्य किरदार जिसको हम लोग बोलते हैं नाटक वगैरह में, मूवीज वगैरह में आपने जो हीरो देखे होंगे, प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट इज सिमिलर। देखिए एंटोनिम सिनोनिम, जब भी कोई वर्ड या फ्रेज पूछे ना उसका सिनोनिम पूछने का एंटोनिम जरूर देख लेना। और ये ईडीएम एंड फ्रेज का क्वेश्चन आया था। एन ऑलिव ब्रांच मतलब होता है शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक, ठीक है ना। आइडिया नहीं, विकेट पर्सन होगा नहीं, ऑफर ऑफ पीस, ठीक है ना, सिंबल ऑफ पीस, ऑफर ऑफ पीस, ये होना चाहिए सही ऑप्शन। लेडी होगा नहीं, आइडिया होगा नहीं, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 23 में क्या पूछा गया है? हाँ, कुछ देखिए, एक पूरा क्या गया था, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ वर्ड इज रिटन इन बोल्ड। इस सेंटेंस में एक वर्ड बोल्ड किया गया है, नियरेस्ट मीनिंग बताना है उसका। नियरेस्ट मीनिंग मतलब फिर से उसका सिनोनिम, ठीक है ना। अब ऑलरेडी बोल्ड यहाँ सारी चीजें दी गई हैं आपको, तो बोल्ड करने की बजाय यहाँ पर उसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको ये समझ में आए कौन सा वर्ड पूछा गया था। Being a sociable bird, she was conspicuous by her absence in the club last evening, ठीक है ना। Being a sociable bird मतलब कोई पर्सन जब बहुत ज्यादा सोशेबल होता है, she was conspicuous थी by her absence, अपने एब्सेंस को लेकर के, इन द क्लब लास्ट इवनिंग। अब जानते हैं ये जो वर्ड दिया हुआ है कॉन्स्पिक्यूअस, इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत ज्यादा फेमस, विख्यात, ठीक है ना। सही ऑप्शन अगर आप देखो, इंपॉर्टेंट भी कुछ हद तक सिमिलर हो सकता है। देखिए इग्नोरेंट तो नहीं होना, ये एंटोनिम हो सकता था। प्रोमिनेंट हो सकता है, अपीरेंट नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट में से एक होना चाहिए, और प्रोमिनेंट का मतलब ही एक्चुअली होता है फेमस। तो सही ऑप्शन जो यहां होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। याद रखिएगा, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फेमस, विख्यात, जाना माना, जिसके बारे में लोगों को उम्मीद हो, जिसके बारे में लोगों को पता हो चीजें, उसके जिसके बारे में लोगों को अता पता रहता है, उससे रिलेटेड। He upbraided the little boy who got frightened। अभी देखिए सेंस के अकॉर्डिंग गेस करना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है ना upbraided, इसका जो सेंस निकालना है, द लिटिल बॉय, उसने छोटे बच्चे को अपब्रेडेड किया जो डर गया था। अब जो पहले से डरा है उसको क्या किया जाएगा भाई? या तो आप समझाओगे, समझा बुझा कर, या उसको उसका विश्वास बढ़ाएंगे, या फिर उसने जो गलती की है उसके लिए आप उसको डांटोगे। तो एक्चुअल में अपब्रेडेड का मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन यहां जो होना चाहिए अपब्रेडेड का, दैट इज स्कोल्डेड। स्कोल्डेड मतलब होता है डांटना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अपोजिट पूछा गया। अभी ध्यान से समझ लीजिए, अपोजिट पूछा गया है। क्या वर्ड दिया गया है? प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट, नॉट टू बी केयरफुल अबाउट द फ्यूचर, टू इंडल्ज इन एक्स्ट्रावेगेंस, टू कट शॉर्ट, नॉट टू डिस्प्ले। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? प्रोट्रैक्ट। प्रोटेक्ट का एक्चुअल मतलब होता है, जो प्रोट्रैक्ट है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना,
लंबा खींचना, बढ़ाना, किसी चीज की लंबाई बढ़ाना। तो अगर इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, एंटोनिम ऑपोजिट, तो वो होना चाहिए, बढ़ाने का ऑपोजिट क्या होगा, छोटा करना, टू कट शॉर्ट। करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज टू कट शॉर्ट। ठीक है ना। सो ये थे आपके लिए 25 क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। इसी का दूसरा पार्ट, सेम पेपर सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये जो पार्ट आपने आज डिस्कस किया है इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए एंड थैंक यू वेरी मच।